कल हम मूल्यों के बारे में पढ़ रहे थे। मूल्यों की विशेषताएं, उसकी परिभाषा और स्थायी या परिवर्तनशील होते हैं, ये हम देख चुके थे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमको देखना था वो ये है कि मूल्यों के विकास में कुछ संस्थाएं होती हैं, उनका क्या योगदान है। वो संस्थाएं हैं परिवार, शिक्षण संस्थाएं और उसके बाद समाज। तो एक बच्चा जब पैदा होता है, मान लीजिए उसकी उम्र अभी 1 घंटा ही है, तो उसको कुछ भी नहीं पता। ठीक, उसको अच्छाई बुराई के बारे में नहीं पता, उसको क्या मूल्य, क्या नैतिकता कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे बच्चों में जो मूल्य हम विकसित करने वाले हैं, उस विकास की प्रक्रिया में इन संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो परिवार की भूमिका। देखिए, एक बात जो एक दार्शनिक है थॉमस हॉब्स, ये ब्रिटेन में हुए और लगभग 17वीं शताब्दी में थे, 1680 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने एक बात बोली कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी होता है। दुनिया में सभी व्यक्ति 100% सभी व्यक्ति मूलतः अपनी प्रवृत्ति में स्वार्थी होते हैं। यहाँ आपके लिए एक सवाल हम जो छोड़ रहे हैं वो ये है, बोलते हैं कि माँ स्वार्थी नहीं होती। ठीक, अब एक तरफ ये है कि माँ स्वार्थी नहीं होती और दूसरी तरफ थॉमस हॉब्स बोल रहे हैं कि दुनिया का हर प्राणी स्वार्थी होता है। तो हर प्राणी में माता जी भी आती हैं। सवाल ये है कि क्या माता जी स्वार्थी होती हैं, अगर होती हैं तो कैसे और कहाँ होती हैं, या फिर क्या थॉमस हॉब्स की थ्योरी गलत है ना। इन दोनों में आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या बात सही है। तो अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि थॉमस हॉब्स ने कहा है कि दुनिया का हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, मतलब स्वार्थी है मतलब अनैतिक है, तो उसको नैतिकता सिखाई जाएगी। ठीक, तो उसी नैतिकता को सिखाने में इनकी क्या भूमिका होती है ये हम देखते हैं। परिवार की भूमिका, अगर कोई बच्चा है तो 0 से लेकर 6 महीने तक उसमें मैं का भाव नहीं होता है बच्चे में। वो मैं नहीं जानता, मतलब वो स्वयं को नहीं जानता। अगर इस उम्र के बच्चे को आप शीशे के सामने लेके आओगे तो वो अपने आप को नहीं देखता, वो आपको देखेगा फिर शीशे में आपको देखेगा और कंफ्यूज होगा कि ये आदमी दो जगह कैसे दिख रहा है। वो अपने आप को नहीं देखता क्योंकि उसको मैं का कंसेप्ट नहीं पता। ठीक, ये 6 माह के बीच में जो है, उसके बाद जब बच्चा 6 माह से लेकर 3 साल तक का होता है, इस उम्र में वो परिवार के बीच में ही रहता है। ठीक, अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बात याद रखें कि हमको इसका फॉर्मेट जो है वो इन 4 आधारों पे देखना है। पहला, किस समय हम मूल्य विकसित कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद तरीका क्या है मूल्यों का, कैसे विकसित कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा क्या है, कौन से मूल्य विकसित कर रहे हैं। और चौथा क्या है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये 4 चीज आप ध्यान रखेंगे इस आंसर को लिखते समय। ठीक है, तो किस समय 0 से 6 माह, 6 माह से लेकर 3 साल तक परिवार की भूमिका है। उसके बाद 3 साल से लेकर 15 साल तक जो है, इसमें शिक्षण संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, और शिक्षा संस्था प्लस समाज। और 15 साल के बाद समाज और उच्च शिक्षण संस्थाएं, इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ये जो देखेंगे, देखिए 0 से लेकर 3 साल तक बच्चा अपने परिवार में ही रहेगा। अपने परिवार में रहेगा तो वो वही सीखेगा जो उसके परिवार के जन कर रहे हैं। आप बच्चे को कितना भी सिखाओ कि बेटा ये नहीं करना, ये करना है, ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीज अच्छी है, सब व्यर्थ है। वो वही करेगा जो वो आपको करते हुए देख रहा है। जैसे कि अगर वो अपने परिवार में देखे कि मम्मी पापा का बहुत सम्मान करती हैं या माता पिता दादा दादी का बहुत सम्मान करते हैं, तो स्पष्ट है कि वो बच्चा अपने माता पिता का भी सम्मान करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए बच्चे की मम्मी उसकी दादी को
कुछ अपशब्द कहती हैं, तो वही अपशब्द सीख के वो अपनी मम्मी को भी बोलेगा। एक मासूमियत में बोल रहा है वो बात, है ना, मासूमियत में बोल रहा है, लेकिन भले उसको उसका भाव नहीं पता, लेकिन वो बोल रहा है क्योंकि उसने मम्मी को बोलते हुए सुना है। पिछली क्लास में इससे पहले की क्लासों में हमने देखा था कि ट्रैफिक सिग्नल, पापा का गाली देना, बच्चे का सीखना, वो सारा एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा 3 साल से 12 साल का होता है, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसमें एक उसके समाज की भूमिका, उसके शिक्षण संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। शिक्षण संस्थाओं में क्या, उसके शिक्षक और उसका मित्र समूह। माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि बच्चा गलत संगति में ना पड़ जाए। पता चला स्कूल के लिए घर से निकले और बाहर जाके कहीं पे बंक कर रहे हैं क्लास, तो ये चिंता होती है। तो जिस प्रकार का उसका मित्र समूह रहेगा, उसी प्रकार की टेंडेंसी बच्चे में विकसित होती है। इसके बाद और क्या भूमिका है, 15 साल से ज्यादा, 15 साल से 19 साल की उम्र में जब बच्चा परिवार में होता है, तो ये उम्र जो होती है वो सबसे विद्रोही उम्र होती है। एक बच्चा इस उम्र में सबसे ज्यादा विद्रोही होते हैं और उसका सबसे बड़ा शत्रु अपने माता पिता लगते हैं, क्योंकि माता पिता इस उम्र से गुजर चुके होते हैं। उनको पता होता है कि ये बहकने की सबसे मजबूत उम्र है, इस उम्र में बच्चा सबसे ज्यादा बहकता है और इसी उम्र में बच्चा सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होता है। तो उसको टोका टोकी या सवाल जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर वो दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा है और माता पिता ने ये पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो या कब तक आओगे, तो बस उसको ऐसा लगता है कि ये क्यों है घर में, है ना, जबकि वो भूल जाता है कि वो उनके घर में नहीं है, वो बच्चा माता पिता के घर में है। ठीक, उसके बाद जैसी उम्र बढ़ती है, वो स्वयं जब बच्चा खुद पिता बनता है या माता बनती है वो लड़की, तब उसको समझ में आता है कि हमारे माँ बाप कितने अच्छे थे। और यही सारी कंडीशन फिर उसके बच्चे के साथ भी होती है ना। तो परिवार की भूमिका अगर आप देखें तो 0 से 6 माह तक कोई धारणा नहीं होती, कुछ नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। 6 माह से लेकर 3 साल तक परिवार का संपूर्ण प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, और 7 साल की उम्र तक बच्चे के जो मूल्य विकसित होने हैं वो हो चुके होते हैं अमूमन। उसके बाद तो सिर्फ कंडीशनिंग बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी सी। 3 साल से लेकर 12 साल तक देखा जाए अगर, तो परिवार की भूमिका ज्यादा होती है समाज की तुलना में या फिर विद्यालय की तुलना में। 13 साल से 19 साल की उम्र तक आते आते बच्चों का जो मित्र समूह होता है उसकी भूमिका सबसे ज्यादा हो जाती है, उसका सबसे प्रभावशाली भूमिका होती है उसकी। ठीक है, अब इन गुणों को विकसित करने का तरीका क्या है, तो एक होता है प्रत्यक्ष तरीका, ये सभी में आएगा, है ना, इसमें भी और इसमें भी, और अप्रत्यक्ष तरीका। ठीक, प्रत्यक्ष तरीका वही है टोका टोकी, आप टोक रहे हो उनको बार बार, उनको आप मार पीट रहे हो बच्चों के साथ। भारत देश में एक ये धारणा है कि जब तक बच्चों की पिटाई ना करो बच्चे इंसान नहीं बनते, है ना। अमेरिका जैसे देशों में ये सब नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में या यूरोपियन कंट्रीज में बच्चा जैसे ही बोलना सीखता है उसको 911 कॉल करना सिखा देते हैं। 911 वहाँ की इमरजेंसी कॉल है। ठीक है, अगर बच्चे को माता पिता ने मार दिया, पीट दिया या कुछ डांटा भी, बहुत गंदे तरीके से डांट भी दिया, और बच्चे ने 911 पे कॉल कर दिया, विद इन 5 मिनट्स वहां पे पुलिस आ जाएगी। जैसे ही पुलिस आएगी बच्चे से पूछताछ होगी, और अगर उसने बताया कि मम्मी पापा ने मार दिया है, अच्छे तबीयत से पीट दिया है, पहली बार तो वार्निंग दी जाती है। उसके बाद 2-3 बार अगर ये घटना घटती है तो फिर बच्चा उनसे छीन लिया जाता है माता पिता से। और वहां पे एक कंसेप्ट है, कुछ परिवार हैं जो सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं, ऐसे परिवार जो परवरिश करने में बहुत अच्छे हैं, जिनने अच्छी परवरिश की है बच्चों की, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है सरकार के पास कि अगर समाज में कोई ऐसा बच्चा है तो हम उसकी परवरिश करने को तैयार हैं। तो फिर क्या करते हैं, बच्चा उन माता पिता से लेके उन परिवार को सौंप दिए जाते हैं कि अब आप परवरिश करोगे। ये कंसेप्ट वहां इसलिए भी चल सकता है क्योंकि जनसंख्या कम है ना। अपने यहाँ तो इतने बच्चे हैं कि कई तो अनाथ पड़े रहते हैं, सड़कों पे हैं, लावारिस, सबसे ज्यादा बच्चा चोरी होती है भारत में, किसी को भी पड़ी भी नहीं है। तो अपने यहाँ तो ये संभव ही नहीं है, लेकिन वहां पे ऐसा होता है। तो वहां पे बच्चों को मार पीट नहीं सकते। अपने यहाँ बच्चों को ठोक पटील करके ही बच्चे इंसान बनाया जाता है, ये अपने यहाँ की एक धारणा है ना। तो ये प्रत्यक्ष तरीका हो गया। अप्रत्यक्ष तरीका होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब जो माँ बाप का आचरण है वो बच्चे सीख रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए कि बहुत अच्छे किसी परिवार में है बच्चा, तो
वैसा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर किसी ऐसे परिवार में है जहाँ बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। अब एक ये बात सोचिए कि कोई एक ऐसा परिवार जहाँ पे कोई एक ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छे परिवार में हुआ, अच्छे परिवार में पैदा हुआ, वहां पे उसकी परवरिश हुई, उसके अपराधी बनने की तो गारंटी, अपराधी बनने की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा होगी, या फिर एक ऐसा बच्चा जो झुग्गी झोपड़ी में पड़ा, जिसके पिता दारू पी के उसको पीटते थे, माता थी नहीं, या थी भी तो वो घरों में काम करके अपना गुजरा बसर कर रही थी, बच्चे को पाल रही थी, उस बच्चे की अपराधी प्रवृत्ति ज्यादा होगी। एक जॉन वॉल्बी नाम के एक चिंतक हुए हैं, उन्होंने ये बताया है अपनी रिसर्च में कि ऐसे बच्चे जिनको 2 माँ का प्यार मिलता है वो उनके अपराधी बनने की प्रवृत्ति कम होती है, और ऐसे बच्चे जिनको 1 माँ का भी प्यार नहीं मिलता उनके अपराधी बनने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। अब 2 माँ और 1 माँ का क्या कंसेप्ट है? अब मेट्रो सिटीज में देखिए, माता पिता दोनों जॉब करते हैं, तो वहां पे उनको एक ऐसी महिला की आवश्यकता होती है जो उनके बच्चे की परवरिश कर सके। ठीक, तो दिन के समय में वो ऑफिस में जाते हैं, तो एक दूसरी महिला आके उस बच्चे का पालन पोषण करती है, रात में घर उसकी माँ आ जाती है और वो उसका लालन पोषण करती है। तो ये हो गया 2 माँ, उस बच्चे को 2 माँ का प्यार मिल रहा है, एक तो माँ जिसने जन्म दिया और दूसरी माँ जो उसका पालन पोषण कर रही है। और वहीं पे उस महिला का जिस अपना खुद का बच्चा दिन के समय किसी और तनिक किस कंडीशन में कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है, तो ऐसे बच्चे गलत संगतियों में आने की चांसेस इनके ज्यादा होती हैं, तो इनमें अपराधी प्रवृत्ति आ जाए इसकी संभावना ज्यादा है। आप ये देखिए, जो निर्भया रेप केस में जो 4 अपराधी जिनको फांसी की सजा हुई, उसी प्रकार की पृष्ठभूमि के थे, है ना। तो 15 से 19 वर्ष की उम्र में ये होता है। हाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीका हम देख रहे थे। ठीक है, अब कौन से आधारभूत मूल्य हैं ऐसे मूल्य, कौन से मूल्य इसमें विकसित होते हैं? तो कुछ होते हैं आधारभूत मूल्य, जैसे कि बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या सीखता है? शेयरिंग करना, केयरिंग करना। कई पेंसिल बच्चा स्कूल में छोड़ के आता है, दूसरे दोस्तों को देता है, लंच बॉक्स किसी और को दे आता है, अपनी पानी की बोतल किसी और की खुद ले आया। तो ये सब जो है ना, शेयरिंग करना, केयरिंग करना, एक दूसरे के साथ खेलना, मिलना मिलाना, हारना खेल में, ये सब जो गुण है बच्चा स्कूल में सीखता है। विनम्रता का भाव उसको सिखाते हैं कि बेटा मारना नहीं है, स्कूल में अपने दोस्त हैं, या बड़े भाई को भी सिखाया जाता है। मेरी बहन का बच्चा 7 साल का और उसकी छोटी बहन अभी लगभग 2-2.5 साल की, तो उस 7 साल के बच्चे को ये सिखाते हैं कि वो छोटी बहन है, उसको अपना खिलौना दे दो। इवन अगर वो कुछ खा रहा है तो वो मांगने आ जाती है, भाई क्या खा रहा है उसको वही चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि तुम दे दो, तुम बड़े हो। तो ये जो मूल्य सिखा रहा है ये परिवार सिखा रहा है उसको, ये विनम्रता का मूल्य है, ये देने का मूल्य है कि देना सीखो। कुछ मूल्य अच्छे और बुरे भी होते हैं, अच्छे मूल्य और बुरे मूल्य भी होते हैं, जो बच्चा स्कूल में जाके या समाज के दायरे में आके सीख जाता है। जैसे कि अगर कोई झुग्गी बस्तियों में रहने वाला बच्चा है, बाहर पड़ोस में खेलने जाता है, तो हम गाली देना सीख जाता है। कई तो अच्छे स्कूल के बच्चे भी अगर पड़ोस उनका ऐसा है तो गाली देने लगते हैं, स्कूलों में जाके गाली देने लगते हैं। तो ऐसे मूल्य वो वहां पे सीख रहे हैं। ठीक, अब बच्चे की अगर उम्र बड़ी हो जाती है, वो 15 साल से ज्यादा की उम्र का है, तो परिवार में जो मूल्य हैं, जैसे कोई परिवार कट्टर मूल्यों का है, किसी भी धर्म का है, लेकिन अगर अपने धर्म के प्रति कट्टर है तो उस बच्चे में भी कट्टरता का पन आ जाएगा। अगर पुरुषवादी समाज में रहने वाला बच्चा है, उसके पिता का एक तरफा राज चलता है घर में, मम्मी बोल नहीं पाती उसके घर में, तो उसमें ये गुण आ जाएंगे कि वो भी, जो उसकी बड़ी वाइफ होगी, वो उसी प्रकार से उसको ट्रीट करना चाहेगा कि जैसे मैं मम्मी रही, कभी पापा के सामने आवाज नहीं निकली, तो तुम्हारी आवाज कैसे निकल रही है मेरे सामने। ये सारे गुण जो एक बच्चा परिवार से सीखता है। अच्छे गुणों में वही है जो टॉपिक नंबर 3 के पूरे मूल्य हैं, अच्छे मूल्य तो वही हैं जो टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। तो इस उम्र में परिवार की भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका 2 प्रकार से होती है। एक तो जो आप प्राइमरी और हाई स्कूल में सीखते हैं, और दूसरा जो आप कॉलेज लेवल पे सीखते हैं, तो प्राथमिक स्तर पे, और एक जो उच्च स्तर पे। प्राथमिक स्तर के मूल्य में वही है कि आप स्कूल जाना शुरू किया तो आपने शेयरिंग केयरिंग सीखी, दोस्त बने आपके, आप खेल में हार रहे हैं जीत रहे हैं वो सब सीख रहे हैं।
उच्च शिक्षा संस्थाओं में जबकि आप लगभग 16 साल की उम्र के आसपास के हो जाते हो जब आप पहुंचते हो यहाँ पे। अच्छा, जो मूल्यों का गुण है वो यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई बच्चा घोर सांप्रदायिक समाज में रहा, किसी एक ऐसी शिक्षण संस्थान से पढ़ा जहाँ पे उस धर्म विशेष की बहुत ज्यादा पढ़ाई होती थी या वैसे मूल्य होते थे। अब ऐसा बच्चा सपोज कीजिए अब जेएनयू जैसी संस्था में पहुंच जाए जहाँ पे अलग अलग विचारों की हवा चल रही है ना। अम्बेडकरवादी विचार भी हैं, नारीवाद के विचार भी हैं, वामपंथी भी हैं, ये सारे विचार वहां पे चल रहे हैं। अब जब वो वहां पे जाएगा तो शुरुआत में तो उसको इतना संघर्ष करना पड़ेगा। अब मान लीजिए वहां पे वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखने वाली कोई कोर्स चल रहा है, या पे वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। और ये जो आए वो ठाकुर साहब हैं और एक ऐसे गांव से आए हैं जहाँ पे आज भी माहौल ऐसा है कि दलित व्यक्ति कोई निकलता है तो चप्पल हाथ में उठा लेता है। अब ऐसा व्यक्ति जेएनयू जैसी संस्था में पहुंच जाए तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। टीचर पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि समानता का भाव है, और वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ से दलित व्यक्ति निकल नहीं सकते, वो अपने समूचों का ताव देने वाला व्यक्ति है। तो उस परिस्थितियों में जब 2-3 महीने संघर्ष करने के बाद जब वो चीजों को गहराई में समझेगा कि मूल्य कैसे विकसित हुए हैं, वो जब सब जानेगा, उसको क्या परिस्थितियां थी ये जानेगा, तो उसके मूल्यों में जो परिवर्तन आएगा उसमें हम कहेंगे कि शिक्षण संस्थाओं की ये भूमिका रही कि उसके मूल्यों में परिवर्तन आ गया। ठीक, तो शिक्षण संस्थाओं की भूमिका एक प्राथमिक स्तर पर और एक रहेगी आपकी उच्च शिक्षा के स्थानों पर। एक होती है समाज की भूमिका, सबसे ज्यादा भूमिका होती है समाज में क्या, कि किस रूप में आप उसको भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे कि किस रूप में, मतलब खानदान है, आपका पड़ोस है, ठीक, तो खानदान की क्या भूमिका है, पड़ोस की क्या भूमिका है, या फिर बाजार भाव, बाजार, फिल्म, टीवी सीरियल। आजकल तो ये बोलते हैं कि टीवी सीरियल इतने आते हैं कि महिला सुबह शाम को 8 बजे से बैठती हैं तो रात के 11 बजे तक टीवी के सामने बैठी रहती हैं। एक से एक सीरियल आ रहे हैं और नई नई चीजें से अंधविश्वास बढ़ाने वाले सीरियल आ रहे हैं, नागिन जैसे सीरियल आ रहे हैं, पता नहीं वो सास बहू के बीच में झगड़े चल रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लड़कियां जो कम उम्र की हैं वो ये सब सीख रही हैं कि सास को कैसे परेशान करना है। या फिर अमूमन तो घरों को तोड़ने वाली एकल परिवार का जो कंसेप्ट चल रहा है वो कैसे विकसित होना है, ये सब सीख रहे हैं बच्चे उससे। और दूसरा है एक कारक, कैसे सीखते हैं, ठीक, तो उसमें कारक में क्या है कि कौन से सामाजिक समूह में आप रह रहे हैं, किस प्रकार का समूह में रह रहे हैं, और उस समूह से आपकी संवाद की प्रक्रिया कैसी है। मान लो आपके दोस्त लोग हैं, आपके समाज में, आपके पड़ोस में कुछ कट्टर संप्रदाय का है, उनका एक गुट बना हुआ है, आप उस गुट में रह रहे हो। उस गुट में रहने से आपके जो मूल्य विकसित हो रहे हैं, प्लस उस गुट में कितने ज्यादा रह रहे हो आप। अगर आप हाय हेलो नॉर्मल है आपकी तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस गुट के साथ दिन भर बिता रहे हो तो उस प्रकार की मानसिकताएं आप पे हावी हो जाएंगी। जैसे कि यूट्यूब पे है, अगर आप किसी पर्टिकुलर विचारधारा के चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं तो एक समय आएगा जब वो विचारधारा आप पर हावी होने लगेगी, तो ये कहलाता है उस समाज का प्रभाव पड़ना। ये कोई भी हो सकता है, अच्छी प्रभाव भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। आप किस प्रकार के संगठन में और कितनी तीव्रता के साथ उससे जुड़े हुए हैं, इससे निर्धारित होगा कि आपके मूल्यों का विकास समाज के स्तर पे कैसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गुणवत्ता कैसी है उसकी, ये सब चीजें तय करती हैं कि उस समाज की भूमिका कैसी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि व्यक्ति जब बच्चा पैदा हुआ उसके बड़े होने तक उसके मूल्यों के विकास में उसके परिवार की क्या भूमिका है, उसके शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका है, और उसके समाज की क्या भूमिका है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप पॉइंट्स लिखें, बाकी कुछ बना बनाया फॉर्मेट हम आपको बाद में भेजेंगे। थैंक यू।